हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं और इसका पर्पस ये है कि आप ये जानें कि हाउ इम्पोर्टेंट PYQs आर। और ये देखेंगे जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तो कि जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं दे आर फ्रेम्ड एज ए क्वेश्चन इन अपकमिंग ईयर्स। तो 50% एट लीस्ट किसी न किसी तरह से PYQ से हिंटेड होते हैं या ये कह लें कि इंस्पायर्ड होते हैं। आज के लेक्चर का जो थीम है वो RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। हमने हर एक सब्जेक्ट को थीम वाइज सेग्रीगेट किया है और हमारे एनालिसिस का प्रोसेस ऐसा है कि फर्स्ट वी एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, फिर उसके हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, फिर करेक्ट आंसर और उसके पीछे की रीजनिंग एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट क्वेश्चन इन UPSC एग्जामिनेशन और फिर टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कुछ ज़रूरी हो तो। एक्चुअली ये हमारे PYQ बुक का एक हिस्सा है। आप हमारे साथ बने रहिए, यू विल नो एवरी डिटेल कि कैसे PYQs इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वी हैव क्रिएटेड ए प्लेलिस्ट PYQs योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स। वहाँ जाकर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने FDI, FII, बॉन्ड और डिसइन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन को कवर किया था। वहाँ पर आपको लिंकेजेस दिखाए कि किस तरह PYQ हेल्प्स, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम RBI और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सो दैट बीइंग सेड, आइए देखते हैं कि किस तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन UPSC CSE में। अच्छा, एक चीज़ और जान लें कि ये सारे जो मैपिंग्स हैं सेट ए का है। मैपिंग यानी कि साल 2024 और उसके नेक्स्ट जो लिखा है वो क्वेश्चन नंबर है। तो ये सवाल 2024 का 42nd था और पूछा गया था कि आपको इस तीन में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट था NBFCs के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे में, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में एंड देन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो अगर आप अगेन प्रीवियस ईयर आप देखेंगे अगर एनालाइज करके तो कहीं ना कहीं इनके बारे में आपको पहले ही पूछा जा चुका है। फॉर इंस्टेंस 2023 का 24 नंबर क्वेश्चन में पहले से यहाँ पर आपको NBFC के बारे में पूछा जा चुका है। सो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको NBFC का सारा बेसिक पता होगा। व्हाट आर NBFCs और किस तरह से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से ये अलग होते हैं, लेंडिंग का क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF जो यहाँ पर पूछा भी गया है, इससे इनका क्या लेना देना है या नहीं है एंड एवरीथिंग। तो इससे आप एक एलिमिनेशन के नॉलेज लेवल पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे 2023 का ये सवाल पूछा गया है स्टरलाइजेशन के बारे में। स्टरलाइजेशन क्या है? RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है स्टरलाइजेशन के ज़रिए से। सो व्हेन यू नो अबाउट स्टरलाइजेशन तो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में आपको उसके दूसरे डायमेंशंस को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर है क्या, कौन सा स्टरलाइजेशन का एक पार्ट है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट इन पेमेंट सिस्टम, डेट एंड कैश मैनेजमेंट एंड रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ NBFCs। उसी NBFC से एक स्टेटमेंट उठा के यहाँ पर आपको दे दिया है। अगर आपको NBFC का आइडिया है तो यू विल कम टू नो कि NBFC जो होती है LAF यानी रेपो, इसके दो कंपोनेंट हैं, और रिवर्स रेपो। ये LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दायरे के बाहर है, बियॉन्ड द विंडो ऑफ LAF। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। यानी 2023 में ही आपको ये आइडिया लग गया कि NBFCs लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बाहर है। सो दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। तो जैसे ही आप 1 को इनकरेक्ट करेंगे तो पहला A एंड देन C कैंसल्ड आउट हो जाता है। अब 3 देखिए, इस दोनों में ऑप्शन नंबर 3 तो हर हाल में कॉमन है ही और करेक्ट है, तो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर 2। अब आपको बस ये देखना है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या नहीं कर सकता। तो जैसे आपको ये पता चलेगा कि दिस स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, सो दिस मेक्स ऑप्शन नंबर D एज राइट आंसर। अच्छा, इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कई बार फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में पूछा गया है अलग अलग सवालों में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में इसी तरह से हम डिटेल जान लेंगे। हु कैन होल्ड इट, इसका मैच्योरिटी क्या होता है और ये किस तरह से टी बिल से अलग हैं। इस तरह के सारे डिटेल्स जब हमें ये पता लग जाएगा सो वी कैन ईज मार्क दिस ऑप्शन एज करेक्ट। और इस तरह से हम जब एनालाइज करके क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अल्टीमेटली PYQs आर गाइड। अच्छा, 20 से 25 क्वेश्चंस जनरली हर साल जो करंट से पूछा जाता है उसको लाइक चेजिंग ए वाइल्ड गूस, तो आप उस पर ध्यान ना लगा के जो स्टैटिक पार्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दे आर हिंटेड, तो आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में एक हिंट किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मिला हुआ होगा ही। धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए, यू विल कम नो ए लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन क्वेश्चंस दैट आर फ्रेशली आस्क्ड और जो कि पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब एक बार इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि अभी हमने देख लिया कि NBFCs इसके
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो के बाहर है। तो हमने इसको एनालाइज कर लिया है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है इस ई बुक में। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेस एलएएफ डायरेक्टली। दूसरा है एफआईआई कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और तीसरा भी करेक्ट है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ट्रेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सो दिस मेक्स स्टेटमेंट डी एज अ राइट आंसर। ये तो हमने आपको आंसर बता दिया। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले वी हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। वो किस तरह से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है, ये आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है। देन वी हैव एनालाइज द ऑप्शंस। तो आप एक पॉज लेकर इसे पढ़ भी सकते हैं। इसका सारे ऑप्शंस का हमने डिटेल यहाँ पर इंक्लूड किया है। दिस मेक्स ऑप्शन डी एज करेक्ट आंसर। और टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सिमिलर क्वेश्चंस कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। बी क्लियर ऑन रोल्स एंड एक्सेस लेवल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज इन इंडिया सच एज एनबीएफसीज, एफआईआई एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। पे अटेंशन टू रेगुलेशंस। अब ये क्यों? क्योंकि हमेशा से आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पूछा जाता रहा है। जैसे एक बार पूछा गया बैंक, बोर्ड, ब्यूरो के बारे में, सेबी के बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको किस तरह से कितना डिटेल पढ़ना है, दैट यू विल नो ओनली व्हाइल सॉल्विंग पीवाईक्यूज। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि आरबीआई का स्टेरिलाइजेशन। वी नो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट करना स्टेरिलाइजेशन का हिस्सा है। अब ये उसका एक माइंड मैप है आपके सवाल का। क्या ये स्टेरिलाइजेशन है ओपन मार्केट ऑपरेशन? तो दिस इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट में काम आता है। स्टेरिलाइजेशन मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी क्या होता है, सपोज करिए रेपो का बढ़ा देना, रेपो इंक्रीज करती है बैंक, दिस मेक्स लोन। रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही कर रही है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। और स्टेरिलाइजेशन में भी यही करती है कि ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सो दिस मेक्स पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। दूसरा है ओवरसाइट ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन स्मूथ करने को ओवरसाइट करती है। डेट कैश मैनेजमेंट, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनेंसिस को मैनेज करती है। और रेगुलेटिंग एनबीएफसीज, ये डिफरेंट है, ये रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम है। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इस तरह से ये हम अराइव आते हैं ऑप्शन ए पे। ये यहाँ पर सारे ऑप्शंस का यहाँ पर आपको एनालिसिस मिलेगा। पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये करेक्ट है। क्यों? इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, ये इनकरेक्ट है। क्यों है? ये इसका एक्सप्लेनेशन है। डेट एंड कैश मैनेजमेंट, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट एंड नॉट स्टेरिलाइजेशन। और चौथा आपका है रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एनबीएफसीज, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये रेगुलेटरी रोल ऑफ आरबीआई है लेकिन स्टेरिलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। ये तो रेगुलेटरी पार्ट हो गया ना। और स्टेरिलाइजेशन आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सो ये तीनों गलत हो जाएगा। दिस मेक्स ऑप्शन ए एज करेक्ट आंसर। अगेन 2023 का क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इन पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, यानी पोस्ट कोविड-19 पूछ रहा है। 2023 का पेपर है, यानी 20, 21, 22 में किस तरह के इकोनॉमिक चेंजेस हुए। उसमें कह रहा है वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट को हाइक किया गया, ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम्स दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटर एक्ट राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। मींस स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली करेक्ट है ना, जैसे अभी हमने स्टेरिलाइजेशन देखा। या आरबीआई मार्केट ऑपरेशंस लेके आती है, इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस तो यही है ना अल्टीमेटली कि प्राइस कंट्रोल कर सके वो, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कर सके। तो जब तक सेंट्रल बैंक्स के पास एबिलिटी नहीं होगी तो वाई दे विल परफॉर्म एक्शंस लाइक स्टेरिलाइजेशंस और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या फिर लिक्विडिटी एडजस्ट क्यों करते रहेगी वो अपने अलग अलग टूल से, है ना। तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक ये मानती है। दिस मेक्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट। ये तो आपको पता ही है कि पोस्ट पेंडेमिक हुआ कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए गए हैं सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके पीछे एक लॉजिक ये था कि सेविंग टेंडेंसी लोगों की पेंडेमिक के बाद बढ़ी। दिस लेड टू मोर मनी सप्लाई, और जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो तो दिस विल लेड टू इन्फ्लेशन। और इसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया सो दैट मनी का जो सप्लाई है वो कम हो सके और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो पहला तो बिल्कुल है ही कि ये एज्यूम करती है, और इस वजह से उसने मॉनेटरी पॉलिसी में ट्विक्स किए और इस वजह से क्या किए, पेंडेमिक के बाद रेट्स को हाइक किए। सो दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
और दूसरा है पहले का एक्सप्लेनेशन। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट 1 एज करेक्ट आंसर। अब आप उसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, फिर हमने एनालाइज किया है स्टेटमेंट को। आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं ना। ये स्टेटमेंट 2 का एनालिसिस है एंड देन वी अराइव एट करेक्ट आंसर ए। दोनों करेक्ट हैं और ये स्टेटमेंट 2.1 का एक्सप्लेनेशन भी है। देन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सिमिलर क्वेश्चंस। ऑलराइट, ये 2021 का क्वेश्चन नंबर 13। ऑब्वियसली जेंटल रिमाइंडर कि ये सारा मैपिंग सेट ए से आप पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट्स कैन इन्वेस्ट इन टी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। दूसरा है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। एंड तीसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगेन यहाँ पर देखिए टी बिल्स, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, टी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये n नंबर ऑफ टाइम पूछे जा चुके हैं। तो वंस आप एक बार इसकी प्रिपरेशन, इसको इनसाइड आउट जान लें कि व्हाट एक्चुअली इज़ और कि कैसे काम करता है मार्केट में, सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने में ये आपकी सहायता करेंगे। अगेन अब हम इसको एनालाइज करें अगर, तो हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज़ करेक्ट क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स कैन यूज़ डीमैट अकाउंट्स और ये एनडीएस जो है ऑर्डर मैचिंग बिल्कुल आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है। एंड दिस इज़ इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि ये CSDL इज़ प्रमोटेड एंड बाय कंसोर्शियम विथ BSE, हालांकि इसका एक स्टेक होल्डर है लेकिन आरबीआई इसमें नहीं है। दिस में एक स्टेटमेंट 3S इनकरेक्ट। तो ये दोनों ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 आपका ऑब्वियसली दोनों में है ही। सो जस्ट नोइंग दिस कि ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई द्वारा ऑफर किया जा रहा है। सो दिस में स्टेटमेंट BS राइट आंसर। तो रिवर्सली भी अगर आप देखेंगे कि टी बिल्स पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट बॉन्ड्स पे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट के जरिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 1 हर हाल में सही होगा। और ये तो ऑप्शन बिना 1 के है, तो दिस विल बी एलिमिनेटेड। तो आपको सिर्फ ऑप्शन 2 के बारे में अब जानना है। नोइंग ये कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम आरबीआई का टूल है, यू विल अराइव एट ऑप्शन नंबर बी। अब हमने अगेन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, ये क्वेश्चन का एनालिसिस है। देन वी हैव एनालाइज द ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सिमिलरली ऑप्शन 2 एंड देन स्टेटमेंट 3 कि सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी CDSL इज नॉट जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड BSE, इट इज़ प्रमोटेड बाय कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स। इसमें बैंक्स का एक ग्रुप है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें BSE एक की स्टेक होल्डर है, बट आरबीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाता है 1 एंड 2। सवाल 2021 में क्वेश्चन नंबर 15 है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये यूजुअली क्या बताता है? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेस, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग ए टेम्पोररी क्राइसिस, या फिर लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। इसका एनालिसिस यहाँ ये माइंड मैप आप देख सकते हैं। पहला इनकरेक्ट है बिकॉज सेंट्रल डायरेक्टली किसी को एक तो लैंड नहीं करती और ये फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ऐसा नहीं कि लास्ट रिजॉर्ट यानी कि लास्ट में कहीं से नहीं मिल रहा है लोन तो हमने जाके आरबीआई से ले लिया। दिस इज एब्सर्ड, है ना, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। दूसरा क्या है? लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्पोररी क्राइसिस। ये एग्जैक्टली और ओनली रीज़न है। थर्ड ऑप्शन आपको लगेगा इट विल साउंड कि ये भी हो सकता है लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, बट नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बिकॉज डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ बजट क्राइसिस इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, और वो भी किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है आपको? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये उसी का अगेन एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, एंड देन 2 इज करेक्ट और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एंड देन फिर से तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। So statement 2 will be the right answer, and again we have added tips and tricks for similar kind of questions. तो again ये सारे जो explanations हैं हमने सारा 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को थीम वाइज सेग्रीगेट किया है और उसके हर एक ऑप्शन को हमने एनालाइज किया है, बी इट हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, हर पार्ट को हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप सेलेक्ट सिविल्स प्ले स्टोर पर जाके हमारे PDF को अवेल कर सकते हैं। और आपकी किसी तरह के राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।